दोस्तों, आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए एक दिन आपके घर में कोई चोर आए और आप जाने अनजाने में अपने घर का जितना सामान है या पैसे हैं या लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है, सब कुछ आप उनको अपने हाथों से दे दें, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? या फिर आप इसको रियलिस्टिक मानते हैं? आप सोच रहे हैं क्या बात कर रहा है अश्वनी, इसमें कोई लॉजिक थोड़ा ना है इस बात में। कोई पागल ही होगा जो अपने हाथों से अपने सारे पैसा दे देगा। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये बातें इनवैलिड है, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ में। मैं भी मानता हूँ, बट फिर भी आजकल अगर आप देखें, जितनी न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ रियलिस्टिक चीज़ें होती रहती हैं, अपने आसपास ही देखें तो ये चीज़ें हो रही हैं। डायरेक्ट फेस टू फेस तो नहीं हो रही हैं, वो भी होती हैं, पर इस तरह से नहीं होती हैं। वो चोरी के फॉर्म में होती है कि अगर आप घर में नहीं हैं तो चोरी कर ली गई है आपके घर में। बट जो मैंने अभी बोला, अगर मैं बोलूँ कि अगर वो ऑनलाइन हो रही है तो आप बिलीव करेंगे क्या? और अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप जाकर थोड़ा सा न्यूज़ देखिए और रिलेटिव से बात करिए। कोई हर 3 या 4 में से एक रिलेटिव होगा आपके जिनके साथ ये चीज़ हो चुका है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये कोई अपने हाथ से पैसे कैसे दे देगा या ऑनलाइन, समझा नहीं। आप सोच रहे होंगे मुद्दे में आऊँ, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो ठीक है, मैं मुद्दे में आता हूँ। देखिए, मैं आपको आज डिजिटल फ्रॉड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। डिजिटल फ्रॉड, देखिए सिंपल सी बात है। चोरी करना या फ्रॉड करना, फ्रॉड से पैसा निकलवाना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। गलत तरीके से कोई चीज पैसा निकलवाना, उसको ही फ्रॉड कर दें। डिजिटल मतलब होता है ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन तरीके से पैसा को निकलवाना, उसको डिजिटल फ्रॉड कहा जाता है। तो आजकल क्या करते हैं कि पहले के ज़माने में होता क्या था कि लोग, चोरों को दूसरे सेम स्टेट में रहना पड़ता था, सेम सिटी में रहना पड़ता था। जब कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, सब नहीं है, कोई घर में ताला भी लगा हुआ है, ताला तोड़कर चोरी करते थे। बट अब क्या करते हैं, उनको उस डिफरेंट स्टेट में रहें, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहें, अब वो ऑनलाइन फ्रॉड करने लगे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड क्यों करने लगे हैं? क्योंकि अब यूपीआई आ चुका है। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास यूपीआई है, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई, ये सब सबके पास है। कैश वो रखता नहीं है, सब ऑनलाइन करते हैं, सब स्ट्रेस में रहते हैं और सब जल्दबाजी में रहते हैं। इन्हीं चीज़ का फ़ायदा स्कैमस्टर जो होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर, उन लोग फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसका मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो और उससे वो आपसे पैसा निकलवा लेते हैं। और मैं मुद्दे की बात करूँ तो इसमें कभी कभार आपकी गलती नहीं रहती है, सिर्फ एक चीज़ रहती है, नॉलेज नहीं रहती है। क्योंकि आपने सुना है कि भैया किसी चोर आया, ताला तोड़ा, पैसा चुराया, ये सबने सुना है। आज से 100 साल पहले भी होता, 200 साल पहले भी होता था, 10 साल पहले भी होता था। बट जब से यूपीआई आया है, ऑनलाइन आया है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये फ्रॉड भी बढ़ा दिया है, ऑनलाइन फ्रॉड। तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, और कैसे हम बच सकते हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आम जनता को अवेयर करना कि वो कैसे, चाहे वो खासकर ऐसे फ्रॉडस्टर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो 50+ हैं। खासकर जो पुराने ज़माने के लोग हैं जिनको ऑनलाइन के बारे में उतना पता नहीं है, या पता भी है तो उतना डिटेल में नहीं पता है कि ये सब चीज़ें भी हो सकता है। क्योंकि अपन की जनरेशन को में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो सकता, बट चांसेस थोड़ा कम रहते हैं कि अपन अवेयर रहते हैं। बट उन लोग उस लेवल पे अवेयर नहीं रहते, तो इसलिए उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर कर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर कर फ्रॉड करा जा सकता है, या करते हैं भी। करा जा सकता नहीं, करते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखें, ऐसे हज़ारों न्यूज़ हैं ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर। तो आज डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसके बात करूँ कि किस किस टाइप के फ्रॉड होते हैं और किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, तो इसमें होता है यूपीआई फ्रॉड, जिसके बारे में बताया, यूपीआई फ्रॉड होता है।
एक OTP स्कैम होता है, KYC स्कैम होता है, फेक लोन ऐप, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, रोमांस स्कैम, सोशल मीडिया हैकिंग, QR कोड फ्रॉड, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, कोरियर स्कैम, कैशबैक स्कैम, फेक कस्टमर्स केयर स्कैम, रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, सब कुछ ये सब टेक्निक्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, किस तरह लोग फ्रॉड से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर देखो आपसे पैसा निकलवा लेते हैं। देखिए, अगर मैं डिजिटल फ्रॉड का और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि डिजिटल फ्रॉड होता क्या है। देखिए, अगर कोई आपको OTP कुछ भेज रहा है, हम्म, कह कह रहा है कि थोड़ा हरी कर रहा है कि आप OTP दीजिए, कोई लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, आपको बोल रहा है कि ये एक लिंक है, आप इसको इंस्टॉल करिए और इससे पेमेंट कर दीजिए, इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। कस्टमर केयर रॉन्ग नंबर अगर आपको मिल रहे हैं गूगल में, ये सब टेक्निक्स अगर बोल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, या फिर मोस्टली पेमेंट करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो ये सब टेक्निक्स जो होती है ये सब डिजिटल फ्रॉड के अंदर आती है। तो चलिए अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। UPI फ्रॉड के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे पहले डिस्कस किए थे, UPI फ्रॉड क्या होता है। देखिए, UPI क्या बना है, पैसा पे करने के लिए और पैसा रिसीव करने के लिए। बट उसमें अगर आप जब देखें, जैसे ATM की एक पिन होती है 4 डिजिट की, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और किसी बैंक भी बोलता है किसी को नहीं बताना चाहिए, तो हम वो करते भी हैं। ऐसे ही UPI की भी 4 डिजिट की पिन होती है। वो किस लिए होती है, जब जैसे ATM पैसा निकालना रहता है तो पिन डालते हैं। ऐसे ही इसमें जब पैसा पे करना रहता है UPI से, चाहे कोई भी UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI और कोई भी UPI है, तो फिर उसमें पिन डाला जाता है। बट स्कैमस्टर इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, अर्जेंसी में आपको कॉल करेंगे कि कभी कभार इस तरह करते हैं कि मान लीजिए आपको बोलेंगे कि आप कोई लॉटरी लग गई है, या कोई बोलेंगे आपको इतना पैसा देखें, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो और सिंपल लैंग्वेज अगर आपको समझाऊँ है ना, तो क्या बोलेंगे कि आपको एक रिसीवर का मैसेज भेजेंगे, रिसीव रिक्वेस्ट भेजेंगे। होता है कि पेमेंट जब कर रहे हैं तो पिन डालेंगे, UPI में से रहता है कि रिसीवर का भी मैसेज डालेंगे, उसमें इस तरह लिखा रहेगा कि इतने पैसे है ना आपको रिसीव होने वाले हैं, आपकी लॉटरी लगी हुई है इतने की। तो आपको क्या करना है, उसमें क्लिक करना है बटन में, अपना पिन डालना है, वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपका लकी ड्रॉ भी निकलेगा और आपको ये जो पैसे हैं आपको भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आप ध्यान देने की बात क्या है, जब भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसमें पिन नहीं हो लगा डालना है। पिन से भी तभी UPI में यूज़ होती है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा, कोई भी हो, कोई फ्रॉडस्टर हो या कोई भी पर्सन हो, कोई फेक पर्सन आपको UPI रिसीव रिक्वेस्ट भेजता है और उसमें अगर पे लिख कर आता है और उसमें वो बोलता है कि आप पे में क्लिक करिए और अपना पिन डालिए, कभी ही मत करिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। आप उसको प्रूव भी नहीं कर सकते कि आपने नहीं करा है। फिर आप भले आप जाकर पुलिस स्टेशन में जा कंप्लेन कर सकते हैं, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस, उसमें भी आएंगे अपन। बट बात है कि वो तो पैसा उस समय चला गया और वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कभी भी कोई UPI रिक्वेस्ट आ रही है कि आपको कोई बोल रहा है कि पैसा रिसीव होगा आपको, बट आपको पिन डालना है तब आकर रिसीव होगा, कभी भी मत डालिएगा। इसी को UPI फ्रॉड कहा जाता है। UPI फ्रॉड हमेशा पैसा रिसीव करने के लिए होता है। और इस सेकेंड चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ, इसके बाद आता है फ्रॉड, आता है OTP स्कैम। OTP स्कैम क्या होता है, कभी भी अगर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक हो चाहे RBI हो, खासकर RBI होता है जो बैंक को रेगुलेट करता है, उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी अगर आपसे OTP मांगे आप OTP मत दीजिएगा जब तक आप उसको पर्सनली जानते नहीं हैं, उससे बात नहीं कर चुके हैं, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। OTP नहीं देना है। होता क्या है कि अगर आप
कि अगर कोई फ्रॉडस्टर है, उसने बोला सर आपके नंबर पे मैंने एक OTP भेजा है, आप OTP दे दीजिए। तो जैसे ही आप OTP देंगे ना, तो उनके पास एक उन लोग ऐसा सर्वर बना कर रखते हैं पूरा। आजकल तो AI भी आ गया, तो पूरा उनके पास पूरी टेक्निक्स होती है किस तरह फ्रॉड करना है आपके साथ है। क्योंकि आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत चीज़ है वो, बट उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब आधार कार्ड आप बनवा रहे हैं तो उसको लॉक करके रखिए, जाकर उसकी वेबसाइट में जाकर आधार कार्ड लॉक करिए, जैसे उसका मिसयूज़ ना हो सके। और ख़ासकर आधार कार्ड को भी किसी कहीं पर दीजिए मत पूरे नंबर्स के साथ, मास्क आधार कार्ड दीजिए। तो होता क्या है, सब कुछ लिंक रहता है, बैंक से भी लिंक रहता है, हर चीज़, नंबर भी लिंक रहता है। तो होता क्या है कि आपको लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि आपके नंबर पे OTP आया है, आप जैसी OTP दीजिए। अगर आपने OTP जैसे दिया तो उनके सिस्टम इस तरह बना रहता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकलना चालू हो जाता है। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, जितना भी आपके पास पैसा रहेगा सब कुछ निकलता जाएगा। क्योंकि अगर आप देखे हुए कहीं पर भी, अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमेशा आप OTP डालते हैं, तो ही जाकर वेरिफिकेशन होता है। कभी कभार अगर आप कोई पेमेंट भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कंपनी में पेमेंट कर रहे हैं, तो एक ऐप रहते हैं मोस्टली, उसमें भी OTP आता है। जब तक आप OTP नहीं डालेंगे तब तो वो पेमेंट नहीं होगी। सेम चीज़ उन लोग भी करते हैं कि उनको अगर कोई भी डिटेल्स आके पता चल गई है ऑनलाइन के थ्रू या कहीं से भी, या उन लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, तो बट वो तब तक पेमेंट नहीं कर सकते जब तक OTP, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी में भी पेमेंट किसी को कर रहे हैं या पर्सनली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अगर OTP डाल रहे हैं, सेम चीज़ अगर उनके पास भी कोई एक्सेस पूरा आ गया है और अगर उसे उनको OTP की ज़रूरत है, वो कुछ भी करके बातों बातों में अगर आपसे OTP ले लेते हैं, तो होगा क्या कि आपका पैसा चला जाएगा। OTP के भी बहुत टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरह के बहुत रील्स आते हैं, वीडियोस आते हैं फेसबुक में, यूट्यूब्स में, जो जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, आप उसको देखा करिए, समझने की कोशिश करिए, गूगल में सर्च करिए कि उसका मतलब होता क्या है। कभी कभार इस तरह का होता है कि आपका रिलेटिव बनकर OTP मांगा जा रहा है, वो दिखा रहा है कि रिलेटिव हैं और आप OTP दीजिए, क्योंकि आपको कुछ वेरिफिकेशन करना हो। खाली ऐसा नहीं पेमेंट के लिए, बाबू बोलेंगे वेरिफिकेशन कुछ करना है? अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी XYZ चीज़ों में, तो भी आपको बच कर रहना है। अगर आपको कोई बोल रहा है, रिलेटिव का नाम लेकर कोई बोल रहा है, जिसका आप पूछे कौन रिलेटिव, कहाँ रहता है, क्या है, आप बोले 1 मिनट आप होल्ड करिए, एक काम करिए, मैं फ़ोन कट करिए, मैं आपको 5 मिनट से कॉल बैक करता हूँ। 5 मिनट के अंदर आप उस रिलेटिव को कॉल करिए, आप फाइंड आउट करिए कि उसने एक्चुअल में कॉल किया था या नहीं करा था। आप किसी की बातों में मत आइए। आपको कोई कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो आप उसको फाइंड आउट करिए। तो इसलिए OTP नहीं देना है। OTP क्यों नहीं देना है? क्योंकि हर चीज़ में अगर आप पेमेंट भी कर रहे हैं ना, आपको OTP डालना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आप OTP सामने वाले दे देंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, आपका अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो इसलिए इसको भी फ्रॉड बोला जाता है, OTP फ्रॉड। खासकर अगर आप नहीं जान रहे किसी को, तो आप वहाँ पर बिल्कुल मत दीजिए जब तक 100% नहीं जान रहे हैं। और जान भी रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए, अपना दिमाग लगाइए, फिर ही कोई कदम उठाइए। नहीं तो, क्योंकि एक बार पैसा गया तो फिर नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है मिलना। इसलिए आपको OTP भी नहीं देना है। ये तो OTP स्कैम हो गया। अब होता है KYC स्कैम। KYC स्कैम भी होता है। अब होता है कि आपको कोई भी कॉल करेगा कि अगर आप बैंक की तरफ से बंद कर कॉल करेगा कि आपका KYC पेंडिंग है, अगर आपने KYC नहीं करवाया ना, तो आपका बैंक ट्रांजेक्शन फ्रीज हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह बोल रहा है तो कहते हैं आप सिंपल से बोलिए, आप किस ब्रांच से बोल रहे हैं, किस बैंक से बोल रहे हैं, अपना आप बताइए, उनसे डिटेल्स लीजिए और बोलिए कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। या फिर उनसे पूछ लीजिए कि आप किस लोकेशन से बोल रहे हैं और किस बैंक से बोल रहे हैं, इतना पूछ लीजिए। उस बैंक में आप कॉल करिए कस्टमर केयर में, उनको बोलिए कि ऐसा सा कॉल आया था कि आपकी तरफ से हैं और ये पर्सन बोल रहा है। एक तो वो कभी कॉल करते नहीं है कोई बैंक, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कोई बैंक कभी आपको कॉल नहीं करेगा
केवाईसी के लिए इस तरह है कि आपको केवाईसी करना हो, क्योंकि अगर मोस्टली केवाईसी करना हो तो लोग हमेशा बुलाते हैं, कहते हैं कि आप आइए फॉर्म फिल करिए। जैसे ऑनलाइन में केवाईसी के लिए कभी नहीं करते। तो अगर केवाईसी क्या होता है कि नो योर कस्टमर, पूरी डिटेल्स मांगी जाती है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फुल नेम, एड्रेस, सब कुछ। अब कहेंगे वेरिफिकेशन पर्पज से आपको करना है। तो ऑनलाइन में ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी दे भी रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मान लीजिए दे भी रही है, तो भी उस समय आपको क्या बोलना है उसको, पर्सन को, आप रुकिए, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, आप 5 मिनट में आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ऐसे कुछ बहाना कर दीजिए, डायरेक्टली रीज़न मत दीजिए। इन बीच में आपको कॉल कर कस्टमर केयर पूछ लीजिए कि मुझे कॉल आया था आपके बैंक से, क्या आप लोग ऑनलाइन करते हैं क्या, और करते हैं तो पहले तो नहीं होता था, अब हो रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। अब ये भी देखिए कि आपने केवाईसी ऑलरेडी करवा चुका है कि नहीं करवा चुका, और करवाना है तो क्यों, क्या रीज़न है, उससे थोड़ा क्वेश्चंस करिए बैंक वालों से भी, तो बैंक वाले आपको क्लियरली बता देंगे कि वो जो पर्सन है वो फ्रॉड है कि नहीं है, क्योंकि उनके पास डेली इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। इसीलिए केवाईसी के रूप में भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कोई भी चीज़ ऑनलाइन के थ्रू मत दीजिए, क्योंकि उन लोग एक बार आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लिए, पूरा नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ जो लिंक है बैंक अकाउंट से ले लिए, तो उनके लिए बहुत ईजी है कि पैसा आपके अकाउंट से निकलवाना वेरिफिकेशन के रूप में। तो इसलिए केवाईसी के रूप में भी अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी अननोन पर्सन को मत दीजिए। कोई अगर बैंक की तरफ से भी अगर बोल रहा है तो भी आप फ़ोन को होल्ड करके बैंक को कॉल करिए और बोलिए मुझे ऐसा कॉल आया, तो अपने आप को चिट्टा खुल कर आ जाएगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, आप बैंक के ब्रांच में जाइए, वहाँ जाकर बात करिए, वहाँ पर तो लोग कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि बैंक वाले कभी ऐसा नहीं करते। बैंक क्लियरली बोलता है, चाहे OTP हो, केवाईसी कुछ भी हो, कोई कॉल आए तो बिल्कुल मत करिएगा। चाहे हमें कस्टमर केयर वाले पर्सनल डिटेल्स मांग रहे, बिल्कुल मत दीजिएगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, उससे फ्रॉड हो सकता है, तो मत करिए। तो आपको डाउट है, आप जाकर कर लीजिए, बट अजम्पशन के बेसिस में, आलस के बेसिस में आप कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दीजिए वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए और केवाईसी के लिए। तो अगर आप देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और जिसको केवाईसी स्कैम कहते हैं। अब आते हैं फेक लोन ऐप। होता क्या है कि बहुत सारे, अब फ्रॉडस्टर ने एक और दिमाग लगाया है कि क्या होता है कि अब जब आप लोन लेने जाएंगे तो उसमें 1000 डॉक्यूमेंट्स लगने रहते हैं कि अब क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और पास्ट हिस्ट्री देखी जाएगी, क्रेडिट हिस्ट्री, वो सब। तो सब लोगों को लगता है कि पता नहीं लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने कभी नहीं लिया है तो पहले पे करा था कि नहीं करता, बहुत पंचायत है, कौन इतना माथापच्ची करे। एक काम करते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं जिससे जल्दी पैसा मिल जाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, फेक लोन ऐप बनाते हैं। उसमें आपको इस तरह की स्कीम्स देंगे कि आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलेगा, आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में पे कर सकते हैं, उनको रीपे कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे स्कीम्स दिया जाएगा। एक बार आपने क्या करा, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली उसमें और बोला कि आपको लोन लेना है, उसमें क्या करेंगे, आपको इस तरह की स्कीम्स भी दे देंगे कि आपको लोन मिल जाएगा, बट आपको सर्टेन अमाउंट डालना है, इतना पे करना है एज अ सिक्योरिटी, और कि अगर नहीं आपने दिया ना तो एटलीस्ट उससे हम रिकवर कर सकते हैं। इस तरह के कुछ आपको स्कीम्स दिया जाएगा। आपने पर्सनल डिटेल्स दी, आपने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करी, वो तो कोई रजिस्टर्ड ऐप है नहीं, हुआ क्या, वो पैसा भी गया आपका, ऊपर से अगर आप जैसे आप पर्सनल डिटेल्स दिए, जब आप लोन लेते हैं तो वेरिफिकेशंस भी होते हैं, OTP भी देना पड़ता है। आपको लगेगा तो यार जैसे बैंक को OTP देना पड़ता है, ये भी एक बैंक टाइप से ही हो गया। वहाँ पर सब कुछ दिए, जहाँ OTP दिए, आपका कुछ विद इन सेकेंड्स से, विद इन कुछ आवर्स में आपका पूरा पैसा भी चला जाएगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपने करा होगा तो वो भी चला जाएगा। इसलिए रिच लोन स्कीम जो होती हैं या क्विक स्कीम्स होती है लोन लेने की, जिस तरह के ऐप्स रहते हैं, उसमें भरोसा मत करिए, आप उससे पैसा मत लीजिए, और खासकर पर्सनल डिटेल्स मत दीजिए। आपको लोन लेना है, भले आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बैंक जाइए, फ़ोन में भी नहीं, बैंक जाइए, बैंक में बैंक मैनेजर से बात करिए, या फिर बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रॉपरली जो रजिस्टर्ड बैंक्स हैं,
उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा कर वहाँ से लोन लीजिए। आपको नहीं मिल रहा है मत लीजिए, बट फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर नहीं लिया तो बच्चों की पढ़ाई कैसे कराऊंगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, खुद का फ्यूचर क्या होगा, ये सब सोच रहे हैं। बट अगर फ्रॉड हो गया तो फिर उसमें घर वालों को क्या होगा, वो भी तो पैसा चला गया ना। नहीं, लॉस से अच्छा है ना मिले, मिलना है तो सही तरीके से मिले। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए, सही डायरेक्शंस में जाइए अगर आपको लोन लेना है तो। इसलिए ये फ़ोन फेक लोन ऐप जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये भी एक स्कीम होती है फ्रॉडस्टर जो यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है जॉब स्कैम। आजकल क्या है कि आपको पता है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी खोल लेंगे। कंसल्टेंसी खोलेंगे, कुछ कंसल्टेंसी जेन्युइन भी रहती हैं, मैंने कहूँगा सब कंसल्टेंसी फ्रॉड होती है। कुछ लोग होते हैं कि देखो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी खोल लिया, उनका कोई ऑफिस भी नहीं है, बोले कि हमारी ये कंसल्ट XYZ कंसल्टेंसी फॉर्म है, हम लोग क्या करते हैं इतना अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है शुरुआत में, उसके बाद आप सैलरी जब आएगी तब भी आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर अगर सैलरी आएगी उसके बाद नहीं तो आपको शुरुआत में ही इतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अब देखिए जॉब एट लास्ट है ना आपकी, मैं अगर बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, जॉब अगर आपके तुक्के में लग भी गई, मैं एक पॉजिटिव तरीके से सोच रहा हूँ, बट अगर आपके अंदर स्किल नहीं जाएगी ना, आपको नेक्स्ट डे निकाल भी दिया जाएगा, 1 महीने में निकाल भी दिया जाएगा। तो जॉब आपकी स्किल के बेसिस में लगती है और उसमें ग्रोथ भी होती है, वो आपकी स्किल के बेसिस में होती है, आपके हार्डवर्क के बेसिस में होती है। तुक्के में कुछ काम होगा वो तुक्के में निकल भी जाएंगे आप। इसीलिए आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि आपको 50,000 पे करना पड़ेगा, 25,000 पे करना पड़ेगा और मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आपको ज़्यादा का इंटरव्यू भी नहीं देना है, सब सेटिंग वाली बात है, इस तरह की जो चीज़ का कोई बोल रहा है, बिल्कुल इन झांसों में बताइए। आप मेहनत करिए, सही डायरेक्शंस में एफर्ट डालेंगे तो आपकी जॉब लगी जाएगी। जॉब नहीं लगी तो आप बिजनेस कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे आप, अगर आपने नॉलेज बढ़ाई अपनी तो। आपको पैसा नहीं देना है, खासकर ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं देना है। कहीं फिजिकल ऑफिस है, कुछ भी हो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ है, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा उसमें ही मत दीजिए, बट थोड़ा बहुत 1% ट्रस्ट कर भी सकते हैं हल्का फुल्का। मैं तो मना ही करूँगा, बट फिजिकल में थोड़ा बहुत होता है, वो भी अगर हर चीज़ लीगली है, रजिस्टर्ड है, GST नंबर, हर चीज़ रजिस्टर्ड है तो ठीक है। बट अगर ऑनलाइन है, कोई डिटेल्स भी नहीं है, गूगल में भी फेक वेबसाइट बनाकर रखा है उन्होंने, तो आप बिल्कुल ही पैसा मत दीजिए। उन लोग कितना भी आपको कॉल करें, क्योंकि एक बार आपका नंबर मिल गया उनको, वो आपको 100 कॉल करेंगे दिन के, जब तक काम हो। जिस दिन जैसे ही आपने पैसा दिया, आपको फॉर्मेलिटी के दिखा देंगे, एक आध इंटरव्यू में इंटरव्यू दिलवा देंगे, वो भी इस तरह की कंपनी जहाँ पर आप बहुत मुश्किल है क्रैक करना, आपकी जॉब भी क्यों ना लगे और आपका पैसा भी चला जाए। तो इसलिए बोलूँगा कि ये जो जॉब स्कैम है इसके भी ना पड़े। होते ही है। अभी मैं रिसेंटली कहीं सुना था, एक पर्सन साथ हुआ था कि एयर इंडिया किसी में, कोई एयरलाइंस में वैकेंसी वैकेंसी ओपन हुई है। हम्म, तो हुआ क्या कि, हाँ अभी आपको ये पता होगा कि अहमदाबाद में जो एयरलाइन क्रैश हुई थी वो, उसके बाद एयरलाइन, और उसके बाद उसके अलावा भी बाकी कुछ कुछ एयरलाइंस जो थी वहाँ पर भी कोई ना कोई रीज़न से, रीज़न से वैकेंसीज बहुत सारी ओपन हुई थी। वो बात सही थी कि वैकेंसीज निकली थी डिफरेंट डिफरेंट, अहमदाबाद वाली बात मैं नहीं करूँगा, बट डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में वैकेंसीज निकली थी, ये बात सही थी। बट बात थी कि उसी चीज़ का फ्रॉडस्टर फ़ायदा क्या उठा लिए कि उन लोग इस तरह फ़ोन कर बोलते कि मैं इस एयरलाइन से बात कर रहा हूँ, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, बट आपको इतना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है मैं फर्दर आगे बढ़ाऊँगा। अब बेरोजगारी है इंडिया में बहुत ज़्यादा, अब कोई बड़ी बड़ी एयरलाइंस का नाम ले रहा है कोई, अब आजकल बोली जनता इतना दिमाग में नहीं लगाती भैया वो सही है कि नहीं है। होता क्या है कि उन्होंने पैसा दिया उस पर्सन ने, और उसके बाद वो नंबर ब्लॉक। तो इस तरह गलती नहीं करना है। अगर कहीं पर भी, अगर कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ एयरलाइंस कोई फ्रॉड कर रही है, एयरलाइंस फ्रॉड नहीं कर रही हैं, फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर रहे हैं उनका नाम लेकर, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वेबसाइट में जाना है, उनके करियर पेज होता है वहाँ जाकर अप्लाई करना है आपको।
इंस्टेड ऑफ किसी को पैसा दे रहे हैं, आपको वहाँ करियर पेज में जाकर अप्लाई करना है उसकी, या फिर ईमेल आईडी फाइंड आउट होती है गूगल से कहीं से, आपको उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या उनकी वेबसाइट में कोई ईमेल आईडी, उसमें अपना सीवी भेजना है, वहाँ से आपको जॉब एप्लीकेशन करना, ना कि आपको इस तरह के जॉब स्कैम में फंसना है। तो ये गलती ना करें, नहीं तो फिर आपका पैसा डूब जाएंगे। ये जॉब स्कैम हो गया। अब इन्वेस्टमेंट सेकंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स की बात ऑलरेडी कुछ चैनल्स में कुछ पुराने वीडियोस में बताया था, बट मैंने वहाँ कोई फ्रॉड की बात नहीं करी थी। वहाँ पर बात किया था कि सब कुछ जेन्युइन चीज़ होगी। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ करिए, बट थोड़ा सावधानी से। मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, प्योर फ्रॉड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। होता क्या है, फ्रॉड सब भी इसका फ़ायदा उठाते हैं कि फेक वेबसाइट बना दिए, उसमें बोले कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, आपको इतना पैसा बन जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, मिल जाएगा। आपको ये स्कीम्स है, रिच क्विक स्कीम्स हैं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स की, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको फ्यूचर में इतना पैसा मिल जाएगा। आपने क्या किया, पैसा लगाया 1 साल 2 साल 3 साल या कुछ महीने ही कंटिन्यूसली लगाते रहे उसका, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कुछ समय तक लगाना, उसके बाद पैसा मिलना। तो कुछ समय तक पैसा लगाया, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बंद, क्योंकि उनका तो 100 वेबसाइट बना ले, वेबसाइट बंद, पैसा आपका गायब, फ़ोन ब्लॉक, ख़त्म। तो आपको ये भी गलती नहीं करना है कि कोई भी वेबसाइट में जाकर है ना, आपको वहाँ पर कोई अगर नंबर मिलता है, आप फ़ोन में बात करते हैं, तो आप किसी को एकदम से पैसा नहीं लगाना है। मैं उस पुराने वीडियोस में ये जो बोल रहा था कि आपको अपना दिमाग लगाना है, कोई कितनी भी पर्सनल एडवाइस दे, आपको वेरीफाई करना है। और एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट बोलने से नहीं होता, ट्रस्ट होता है कि जब आप 10 जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है, कौन फ्रॉडस्टर है, कौन फ्रॉडस्टर नहीं है। तो वो सब पता करने के बाद जाकर देखो आपको ट्रस्ट होगा। तो वैसे ही ट्रस्ट करिए, ब्लाइंडली जाकर ट्रस्ट नहीं करना कि किसी ने बोला और आपने पैसा लगा दिया और आपको लॉस हो गया। तो इसको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहा जाता है, तो आप इससे बच कर रहिए। और टाइप के फ्रॉड होते हैं, सोशल मीडिया हैकिंग होती है। सोशल मीडिया हैकिंग क्या होती है कि आपका ऑनलाइन जो पासवर्ड को हैक कर लिया, आपका अकाउंट को हैक करने की कोशिश करे, हैकर्स जो होते हैं जो पूरा हैक कर लिया, उसमें क्या करते हैं उन लोग कि आपके पर्सनल फ़ोटोज़ निकाल लिए, उसको एआई या किसी ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करती है, उसको भी गलत वीडियोस बनाती है, कहीं की फ़ोटो कहीं भी पुट कर दिए। ये सब चीज़ें अगर जब आप करते हैं और लोग कर देते हैं, उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग करी जाती है कि अभी तो थोड़ा सा करा है, कल ज़्यादा करेंगे, या फिर अभी करा नहीं है, अभी एक आपको वीडियो बना दिया और डाला नहीं है, आपको पर्सनल व्हाट्सएप में कर देंगे, क्योंकि नंबर मोस्टली लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में डालते हैं अपना, है पता चल ही जाता है आजकल उनको नंबर। आपको पर्सनल व्हाट्सएप में किया कि ये वीडियो है आपकी, मैं आपको लीक कर दूंगा सोशल मीडिया में, मुझे इतना पैसा चाहिए। इस तरह आपको ब्लैकमेल का, और एक आम इंसान डर जाएगा, वो दे ही देगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर जब भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते भी हैं, उसमें पासवर्ड भी डाला जाता है कि अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। पहली चीज़ कि मान लीजिए ऐसा रहता है कि अपनी ईमेल आईडी डालें, उसमें पासवर्ड डालें, उसके बाद जब आप लॉगिन करना तो एक ओटीपी आएगा, वो उसे आपके बैंक में आएगा, आपके मोबाइल में आएगा, मैसेज आएगा आपको, तो ही जाकर लॉगिन होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ हो गई, अपना जो पासवर्ड रहता है कंटिन्यूसली चेंज करते रहें, एक पासवर्ड नहीं रखें। और तो पासवर्ड को 1 2 3 को 5 ये सब जो रखते हैं बिल्कुल रखना मत, बहुत ईजी होता है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब पासवर्ड बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप के पासवर्ड्स रखिए, अल्फ़ा न्यूमरिक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पासवर्ड्स रखिए थोड़ा, जिससे कि थोड़ा सा मुश्किल हो। फिर भी उन लोग स्मार्ट हो तो फाइंड आउट कर ही लेते पासवर्ड, तो इट्स बेटर कि आप कंटिन्यूसली जब चेंज करते रहेंगे ना, तो उनको मुश्किल होगा, आपका
सोशल मीडिया हैक करने के लिए और आपको ब्लैकमेल करने के लिए। इसको सोशल मीडिया हैकिंग कहा जाता है और इसको ये फ्रॉड होता है। तो आप इसका यही है कि आप पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहें या आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें OTP के द्वारा, और वो OTP आपको किसी को देना नहीं है। सिर्फ इस तरह का कि अगर फिर आप लॉगिन करें सोशल मीडिया, वहाँ पर अगर OTP डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, कोई लिंक में नहीं, सोशल मीडिया में, तो फिर ठीक है। मैं इस बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आता है QR कोड फ्रॉड। QR कोड फ्रॉड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि QR कोड फ्रॉड क्या होता है। कि अब आजकल होता है कि गूगल पे, फ़ोन पे हर छोटी बड़ी दुकान में लगा हुआ है। तो कुछ लोग बहुत शाणे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपना एक QR कोड खरीद लेते हैं अपना नाम पे, और दुकान वाले से जाकर बोलेंगे कि मुझे एक राशन चाहिए, किराना पूरा खरीदना है, आप दे दीजिए। अब दुकानदार मान लो और आसपास कोई नहीं है, दुकानदार थोड़ा बिजी रहता है, तो क्या करेंगे, अपना QR कोड जो रहेगा दुकानदार QR कोड में चिपका देंगे। अब पेमेंट करेंगे, हैं? जब वो QR कोड ऊपर चिपका दिए तो क्या हुआ, पैसा जो है, जो भी पैसा, वो आपके ही अकाउंट में आ गया। आपका पैसा कटा और आप ही के अकाउंट में आ गया, आप ही के दूसरे वाले अकाउंट में आ गया, तो पैसा गया नहीं, उसको तो मिला नहीं कुछ भी है। पर जब आप पैसा करें तो उसमें से आवाज़ तो आती ही है, और कभी कभी आवाज़ नहीं भी आती तो भी इंडियंस लोग ट्रस्ट पे चलते हैं। तो इस टाइप का स्कैम ये आम जनता साथ नहीं, मोस्टली दुकानदारों साथ होता है। तो मैं दुकानदार जितने हुए हैं, छोटे बड़े, जो भी QR कोड लगाते हैं, कोई भी पर्सन है बिजनेस कर रहा है, तो मैं उनको यही सजेस्ट बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी कोई पेमेंट आपको कर रहा है तो आप बोलिए, एक तो कहिए कि आप पहले पेमेंट करिए, फिर उसके बाद मैं सामान दूंगा। इस तरह रूल बना दीजिए कि नहीं, बाद में नहीं, पहले पेमेंट करिए आप, फिर मैं स्ट्रिक्ट रूल बनाइए। क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको उनको है उतनी, जितनी ज़रूरत आपको है उतनी उनको भी है, वो उनको ही सामान खरीदना है। तो आप प्यार से उनको बोल दीजिए कि आप पेमेंट कर दिए प्लीज़। उसके बाद और पैसा, एक काम करिएगा, और या फिर अगर बाद में भी कर रहे हैं तो आप उनको थोड़ा रोक कर रखिए। आप थोड़ा बाहर जाइए, दुकान के आसपास खड़े हो जाइए, उनको बोलिए कि आप तुरंत जाइए, अपना अकाउंट चेक करिए कि आपको एक्चुअली में पैसा आया है कि नहीं आया। पैसा नहीं आया है तो आप बोलिए कि आप सामान लीजिए, वापस करिए, मैं ऐसे नहीं दे सकता जब तक मुझे पैसा नहीं आएगा। ये मेरा एड्रेस है, कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ आपका, क्योंकि UPI में सर रहता है, आप गलत पैसा चला गया ना तो वो वापस भी आ जाता है, आप उसमें UPI में कंप्लेंट कर देते हो, वो टेंशन नहीं है उसकी। बट बात है कि अगर कोई इस तरह फ्रॉड कर रहा है, कोई चाहे वो आम जनता हो चाहे कोई फ्रॉडस्टर हो, इस तरह फ्रॉड कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप तुरंत अकाउंट में चेक करें कि वो ऐसा आया कि नहीं आया। इसका QR कोड का एक और टाइप का स्कैम होता है, बॉक्स स्कैम होता है। अब क्या होता है कि नॉर्मल जन क्या सोचते, जो भी बिजनेस कर रहा है, छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, उन लोगों को क्या बताया जाता है कि भले अकाउंट में चेक करें करें, अगर आवाज़ आ गई कि 10 रुपये रिसीव हो चुके हैं पेटीएम से, पेटीएम करो, इस तरह के आवाज़ आती है बॉक्स से, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक और बॉक्स लेते हैं, उसमें ऑलरेडी सेट सेट इस तरह करके रखते हैं कि 10 रुपये या 100 रुपये रिसीव हुए हैं, इस टाइप से पैसा वो दिखाने के लिए पे कर रहे हैं, पे एक्चुअली कुछ करते रहते नहीं है। वो बटन को दबा देते हैं और इस दुकानदार को लगता है कि पैसा उसको रिसीव हो चुका है, और मोस्टली इंडियन ट्रस्ट पे चलते तो जाकर वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं अकाउंट को कि पैसा आया कि नहीं है। और फ्रॉडस्टर जो रहते हैं या जो शातिर दिमाग के लोग रहते हैं चोर टाइप के, वो अपना पूरा सामान लेते हैं जितना भी खरीदा था फ्री में और चले जाते हैं, तो उस बिजनेसमैन का लॉस हो गया ना। तो इसमें भी मैं उन बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन को यही बोलूँगा, इस तरह सिचुएशन में अगर हो रही ना, चाहे आपका साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ भी हो, QR कोड वाली बात हो, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट चेक करना है कि पैसा आया कि नहीं आया, उसके बाद जाकर आपको सामान देना है सामने वाले को या जाने देना वहाँ से। तो अगर तो ये बेस्ट रहेगा कि बोलिए कि आप सामान मैं दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बड़ा पहले पैसा दीजिए, इतना पैसा हुआ है। एक हाथ से जब पैसा, जैसे कैश में होता है कि मैं एक हाथ से कैश देता हूँ, उसके बाद आपको सामान मिलता है, सेम चीज़ ऑनलाइन में भी कि एक हाथ से जब पैसा आया अकाउंट में तब जाकर मैं आपको सामान दूंगा, पैसा नहीं आया तो मैं नहीं दूंगा।
और अगर कोई बोल रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, ये देखिए मैसेज, मैसेज नहीं, उनको बोलिए कि चलिए मेरे सामने अपना बैंक अकाउंट ओपन करिए और ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाइए अभी की, तुरंत उस समय की, पिछले 1-2 मिनट की दिखाइए कहाँ पैसा कटा आपका, और कटा भी है तो आप अभी कॉल करिए बैंक को या यूपीआई को में कॉल करिए कि अगर, क्योंकि आजकल इससे गलत पैसे चला भी गया है, तो यूपीआई ने, बैंक ने क्लियरली बोला है कि आप कुछ नंबर्स में कॉल कर सकते हैं, वो बैंक्स में आपको पता चल जाएगा और आपका पैसा 1 घंटे में रिफंड हो जाएगा अगर आप तुरंत कंप्लेन करें। तो आप उनको ये चीज़ बोल भी सकते हैं एज अ बिजनेस में कि अगर आप गलत हुआ है आपके साथ, तो गलती से अगर पैसा हो गया, बट कोई फ्रॉड कर रहा है तो फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुरंत पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, भले कितने बिजी हों, क्योंकि आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा इसमें केयरफुल रहें, कि अपने अकाउंट में चेक करिए, तो ये आप जाकर सामने वाले भरोसा करिए। वो साउंड बॉक्स में खाली और क्यूआर के कोड के में भरोसा मत करिए, ये सब ईमानदार नहीं होते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो इसी को क्यूआर कोड फ्रॉड स्कैम कहा जाता है। अब इसके बाद होता है स्क्रीन शेयरिंग स्कैम होता है। स्क्रीन शेयर क्या होता है कि कुछ आपको कोई फ़ोन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई या कोई भी बिल पे करना, कुछ भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो अब वो पर्सन कहीं और है, तो सामने वाला बोलेगा आप स्क्रीन शेयर करिए, तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। होता क्या है कि अगर आप स्क्रीन जैसे ही शेयर करते हैं तो आपको इस तरह डायरेक्शंस देते हैं कि आप इस ऐप में जाइए, वहाँ पिन डालिए, आप डिटेल्स दिखाइए, उसके बाद आप यहाँ जाइए, इस तरह से बताते रहेंगे। बाकी तो ठीक है, जहाँ आप बैंक में गए वहाँ पे ना डालें, पिन डाल रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत दिख ही जाता है कि वो एग्जैक्टली पिन क्या है, और आपने स्क्रीन शेयर कर कर रखा हुआ अपना, तो जैसे ही उनको पिन पता चल गया कारण तुरंत उनके सेकंड्स में आपका पैसा निकलना, वो हैक कर लेंगे आपको मोबाइल और निकाल लेंगे पैसा। इसमें मैं एक रिसेंट एक पर्सन मेरे से जान पहचान के उनके साथ हुआ था, एक वन ऑफ माई फ्रेंड या किसी को भी बोल लीजिए, XYZ पर्सन था, उसके साथ रिसेंटली ये हुआ था। स्क्रीन शेयर बोल लीजिए या लिंक स्कैम बोल लीजिए। हुआ क्या कि उनके घर में एक कॉल आया उनके पेरेंट्स को कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपके दिमाग, आपके घर में किसी को कॉल आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ, तो आप खुद ही डर जाएंगे, अरे यार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है, और ऊपर से अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगा, तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी। उन लोगों ने क्या करा कि बोला आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करिए, नहीं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग टेंशन में थे, 50+ दोनों थे उसके पेरेंट्स। तो उन्होंने क्या करा कि डर गए और उन्होंने बोला कि आप बताइए कैसे करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी कैसे, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि आप कोई ऐप मत जाइए, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, आपको फॉलो करना है और आपका साथ हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी और आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं कटेगी। उसने एक लिंक शेयर करी, जैसे ही वो लिंक में क्लिक करे हैक होना चालू हो गया था। जैसे लिंक में क्लिक करें फ़ोन का एक्सेस थोड़ा मिल ही गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जाइए अपने गूगल पे, फ़ोन पे में जाइए, वहाँ पिन डालिए अपना, उसके बाद जाकर इस ऐप में जाइए, वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालिए, अपना फ़ोन नंबर ये सब डालिए, क्योंकि डिटेल्स KYC टाइप का होता है उसमें, इस तरह सब कुछ बताया। ये सब करते करते उनको पिन पता ही चल गया था, और वो जो डिटेल्स डलवा रहे थे उस ऐप में, वो एक्चुअल में जो क्लिक कर रहे थे ना, तो जहाँ भी वो डिटेल्स फिल कर रहे थे वो इनडायरेक्टली वो ऐप में ही फिल हो रही थी, वो लिंक में ही फिल हो रही थी, और लिंक में फिल होते कर जैसे ही फिल हुई वो पूरा फ़ोन हैक हो गया। हैक होते ही उन्होंने क्या करा, पिन तो पता चल गया था, उनके अराउंड 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए पूरे के पूरे ना हस्बैंड वाइफ के पूरे चले गए। उन लोगों ने पिछले नेक्स्ट 1 से 2 घंटे में 2 लाख रुपए निकाल लिया अकाउंट से। उन्होंने जाकर कंप्लेन करी साइबर पुलिस को, अभी भी वो कंप्लेन चल रही है, अभी कुछ पैसा आया नहीं है, हैं? तो कुछ कुछ होल्ड हुआ है थोड़ा बहुत, बट उतना जितना मुझे पता चला था, बट पूरा नहीं आया है, अभी वो भी वापस ऐसा आया नहीं है
बहुत सब कुछ लीगल प्रोसीडिंग करे, सब कुछ करे, पैसा कुछ भी नहीं आया है। तो और अब वो लोग बहुत उदास हैं, उनकी पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेस में है कि क्या हो गया, पूरा पैसा चला गया सिर्फ एक और फ्रॉड कॉल से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी अगर अननोन पर्सन बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं, कहीं से कॉल कर रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, तो उनको बोलिए हाँ कट जाएगी, ठीक है चलेगा। पहले 1000 बार इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी है, 1000 बार देखो, जब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं भी थी ना, तब भी जाकर हमने ऑफिस में जाकर पैसा दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वह, वो इंडिया का है, कोई ऐसा नहीं कि आपको देखो मारेंगे पकड़ कर हैं। आपसे कट गई तो कट गई, कोई इशू नहीं, बोले कोई इशू नहीं, कट जाएगी कोई इशू नहीं, आप कहीं फ़ोन कट करते हैं, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको क्या करना, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट जो होती है ऑनलाइन होती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी कटी है नहीं कटी क्या है, वो भी आप जाकर वेरीफाई करिए ना। मान लीजिए आपका दूसरा घर है, आपने रेंट में दिया है, आपको वहाँ के लिए बोला जा रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई है। आप वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको कॉल कर पूछिए कि इनको स्टॉप करके दो, इनको होल्ड करके बोलिए, दूसरे फ़ोन से कॉल करो कि इलेक्ट्रिसिटी कटी है कि नहीं कटी है। अब वेरीफाई करिए ना। अब बिना वेरीफाई करे अगर आप बोलेंगे कि आप उनकी बातों में आएंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी है ना, तो फिर आपका ही नुकसान है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि स्क्रीन शेयरिंग स्कैम या लिंक क्लिक क्लिक करके स्कैम करना, तो इसको अवॉइड करिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इस चीज़ में। खासकर मैं जो 50+ है उनको तो और ज़्यादा बोल रहा हूँ। वैसे वीडियो सबके लिए है, बट जो 40+, 50+ है, वो जो पुराने ज़माने खासकर लोग हैं, जो थोड़ा ट्रस्ट के विषय में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा उन लोग ज़्यादा मासूम टाइप के होते हैं इन चीज़ों में। तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। बेचारा उनकी गलती नहीं है, उनको कोई सिखाया नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि उनके साथ ना हो जो उस पर्सन के साथ हुआ है। एक और होता है, अब इसके बाद होते हैं, डिस्कस करते हैं कोरियर स्कैम के बारे में। कोरियर स्कैम का क्या होता है कि इस तरह से बोला जाता है कि आपको फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से या कोई अदर वेबसाइट से अगर आपको कोरियर आया है, आपको कोरियर आपके नाम पे कोरियर आया है, उसमें स्पेशली नाम भी रहता है, एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप नहीं थे उस घर में, डायरेक्टली कोरियर वाला क्या करेगा, आपके एड्रेस में आ जाएगा। एड्रेस में कैसे आ जाएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कुछ कोरियर खरीदते हैं, कोरियर से कुछ सामान मंगाते हैं ऑनलाइन है, उस बॉक्स में एड्रेस लिखा रहता है। अपन क्या करते हैं, वो जो भी सामान है डिब्बे में उसको रख लेते हैं और डिब्बा फेंक देते रोड में, उसमें एड्रेस लिखा रहता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वो लोग कोरियर बॉय से मिले जाते हैं, खुद कोरियर बॉय बन जाते हैं, और एड्रेस तो उनको पता चल गया कि आप कहाँ रहते हैं। वो पता कर लें कि आप घर, कोशिश देखते हैं कि अगर वो इधर उधर पता कर ले कि आप घर में है कि नहीं है, वो लोग डायरेक्टली आए। अगर मान लो कोई आसपास भी रहा, या फिर कुछ भी, उनको क्या करेंगे, कोरियर दे देंगे और उनसे कहेंगे पैसा, इतना पैसा लगेगा, उसमें पैसा लिखा हुआ है, आप पेमेंट कर दीजिए। लोग मोस्टली आसपास के रिलेटिव कभी ट्रस्ट करते हैं कि हाँ पैसा कर दे, और बाजू में रहता मैं बाद में ले लूँगा। इंडियंस है, ट्रस्ट के बेसिस में चलते हैं। वो लोग बेचारे पैसा पे कर दिए, अब हुआ क्या, पैसा तो एक बार अकाउंट से चला गया, वो लोग भी चले गए। बाद में पता चला वो जो कोरियर था का डिब्बा, उसमें कुछ है भी नहीं, सब कुछ फ्रॉड है, कुछ भी नहीं, पैसा भी चला गया, और सेकंड चीज़ उसने कुछ मंगाया भी नहीं था, उस पर्सन ने कुछ भी नहीं मंगाया था। तो कभी भी इस तरह सिचुएशन होती है, चाहे आप पैसा दे रहे हैं कोई भी, चाहे आप फैमिली मेम्बर उसके करके या कोई आसपास के रिलेटिव हो या नेबर्स हो, तुरंत उस पर्सन को कॉल करिए, क्योंकि नंबर होगा तभी आप ट्रस्ट कर रहे हैं। कॉल करिए, उनसे पूछिए कि कोरियर आया है, कंफर्म करिए उनसे कि आपने कोरियर मंगाया था, यहाँ से इस कंपनी से आया है, ये एड्रेस लिखा है, उसमें डिटेल्स ये लिखी है कि क्या है उसके अंदर, पता करिए। अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, नहीं ना बोलता है तुरंत उनको बोले जाइए। क्योंकि अगर उसमें ये भी रहता है कि जो OTP स्कैम की बात मैं कर रहा हूँ, फ्रॉडस्टर क्या करते हैं इसमें, आपको मान लीजिए जेन्युइन कोरियर गाय बनकर आपको कोरियर दे भी देंगे। मान लीजिए आप खुद भी अगर उस वहाँ पर हैं,
रिलेटिव छोड़िए, ये नेबर छोड़िए, आप खुद भी हैं। आपको बोलेंगे कि कोरियर आया था जल्द, और थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करने का आपको सब, मान लीजिए आप थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, जल्दी में हैं, तो आप बोले, आप सोचोगे हाँ शायद मैंने करा होगा, वो मिलेगा। तो नॉर्मल क्या होता है, जब भी आप देते हैं, कोरियर लेते हैं, तो वो सामने को OTP देना पड़ता है। आपने मान लो OTP दिया और जल्दी में ऊपर आ गए, वो तुरंत निकल जाएगा आपके अकाउंट से, पैसा गायब। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा इस चीज़ में, इस तरह केसेस में, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके पास, तो आपको क्या करना है कि पहले रिकॉल करना है, थोड़ा सा काम डाउन होगा कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था कि नहीं किया था। आपको डाउट हो रहा है तो आप उससे आईडी मांगिए, बोले आईडी कहाँ है। फिर भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार उस कंपनी कस्टमर केयर में कॉल करिए कि "ओ, ये पर्सन आया है, क्या आप ही एक पर्सन है"। अगर आपको डाउट हो रहा है, बट अगर आपको डाउट क्रिएट, खासकर ये डाउट तब क्रिएट होना चाहिए जब आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। कितने भी आप बिजी हों, आप कभी भी देखिए, ऐसे किसी को भी OTP मत दीजिए। पैसा पे करना तो एक अलग टॉपिक हो गया, पैसा ना, कि आप पैसा मान लीजिए वो पार्सल है 500 रुपये का, 1000 रुपये का है, 500 1000 रुपये चले भी है तो फिर भी ठीक है, वो भी बट ऐसा नहीं कि छोटा अमाउंट है, बट फिर भी अगर बट अगर एक OTP देने से आपके 50,000 लाख रुपए 10 लाख रुपए चलेगा अकाउंट से, वो तो बहुत बड़ी बात है ना, कहाँ 1000 रुपये, कहाँ 10 लाख रुपए। तो इट्स बेटर कि अगर आपने कुछ मंगाया नहीं है या आप घर में नहीं है, तो आप बहुत केयरफुल रहिए इस तरह की सिचुएशंस में। और खासकर जब भी कभी कहीं से अगर जेन्युइन कोरियर आता भी है, उसमें आपका एड्रेस रहता है, वो डिब्बा को आप फेंकिए ऐसे नहीं, डिब्बा को पूरी तरह फाड़िए कि इसका पूरा एड्रेस एड्रेस सबको चला जाए, उसको भी डस्टबिन में डालिए और पूरा फाड़ कर आग लगा दीजिए, कुछ भी करिए, उसको ऐसे कर दिए कि रीड ना कर सके। एड्रेस को निकाल कर बिल्कुल फाड़ दीजिए, उसको रोड में ऐसे मत फेंकिए, क्योंकि इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जो अपन के लिए लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है फ्रॉडस्टर। तो इट्स बेटर इस चीज़ को अवॉइड करें, और इसी को बोला जाता है कि कोरियर स्कैम। अब आते हैं फेक कस्टमर केयर। फेक कस्टमर के लिए अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक में देखा था कि एक मुझे रील थी या कुछ एक वीडियो था, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया जाता। मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की ने क्या किया, ब्लिंकिट शायद किसी कुछ ने ऑर्डर किया, कुछ समथिंग होगा 500 1000 रुपये का समथिंग कुछ चीज़ें ऑर्डर की। ऑर्डर जब किए ना, तो हुआ क्या, वो चीज़ आई बट उसमें कुछ इश्यूज था, तो उसको रिटर्न करना था है। तो उसने क्या करा कि अब नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली जाना चाहिए कि उसकी वेबसाइट में जाकर कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए, क्योंकि आप वो डिलीवरी बॉय को तो नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि ख़राब आया तो डिलीवरी बॉय तो चला गया, आप कहाँ ढूंढेंगे, तो मोस्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे। उसने क्या करा, गूगल में गए, ब्लिंकिट कस्टमर केयर डाला, यहीं वो फंस गई। जैसे ही उसने उस नंबर जो आया था ऊपर गूगल में, उसको कॉल किया, वो एक्चुअली फ्रॉडस्टर का नंबर था। उसको कॉल किया, वो ऐसा ब्लिंकिट कस्टमर केयर की टाइप से एक्ट करने लगा। उसने पूरा बताया कि आपको ये करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। OTP मांगा, सब कुछ करा, और उसके अकाउंट से कुछ ही घंटों में 80,000 रुपये डेबिट हुए। कहाँ वो 500 1000 रुपये कंप्लेन कर रही थी बेचारी, उसके 80,000 रुपये चले गए। और इसलिए उसने वीडियो बनाया था इस चीज़ के बारे में। वो बहुत फ्रस्ट्रेट थी, ओबियसली कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, 80,000 रुपये बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। खासकर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है अपन जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये स्टोरी थी, और जो जेन्युइन स्टोरी भी लगी मुझे, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली हो रही हैं आजकल हैं, ऐसा नहीं कि उसने फेक, मैं उसकी बातों पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है आसपास इस तरह की चीज़ें होते हुए, इसके कारण मैं उस पर उसके बेसिस में अज्यूम कर रहा हूँ कि वो स्टोरी सच ही होगी। इसीलिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसका लेसन्स क्या है कि कभी भी, अब कोई भी चीज़ आपको कस्टमर केयर से बात करनी हो, आप कोई भी, चाहे वो बैंक हो या कोई भी कंपनीज हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो, ब्लिंकिट हो, या कोई भी हो, उनकी वेबसाइट में जाइए और जाकर नीचे कस्टमर केयर नंबर होगा, उसमें जाकर आप कॉल करिए।
ना कि गूगल में। क्योंकि गूगल में आप जो नंबर डालते हैं वो एसईओ के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, अपना फ्रॉड वाला नंबर ऊपर डालवा देते हैं, और उसमें भी इस तरह लिखवा देंगे कि ब्लिंकिट कस्टमर केयर नंबर, इस तरह से लिख कर आ जाएगा। तो अपन तो गूगल पे ट्रस्ट करते हैं ना, बट बात है कि उन लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फ्रॉड कर देते हैं। तो यहाँ पर गूगल भी कुछ नहीं कर सकता अगर, क्योंकि गूगल काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर कोई एड्स चला रहा है अपना उससे रिलेटेड तो उसका नंबर ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो इस लेवल पे वेरीफाई नहीं करेगा कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। तो ये अपन की जिम्मेदारी है कि गूगल में कोई भी ऊपर नंबर आ रहा है, खास कस्टमर के नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें कॉल ना करें। और सेकंड चीज़ है कि हमेशा वेबसाइट में जाएं उसके, और नंबर्स जो भी लिख रहते हैं कस्टमर के उसमें कॉल करें। उसमें भी 2-3 नंबर रहते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में आप कॉल कर फाइंड आउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चंस जब आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आँख में कान को खोल कर रखें, थोड़ा सा उनसे भी क्वेश्चंस करें, ब्लाइंडली भरोसा नहीं करें। क्योंकि आप ब्लाइंडली किसी पर भरोसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में जाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोग फ्रॉड है जो कंपनी वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अगर आप गलती से फ्रॉडस्टर को कॉल कर दिए ना, अगर फ्रॉडस्टर से भी 10-100 क्वेश्चन करने लगे, वो भी इरिटेट होकर फ़ोन कट कर देगा एक समय के बाद। बट जब आपके दिमाग ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे करने, तो आप कहाँ से होगा। चाहे आप कंपनी में बात करें, जेन्युइन कंपनी में बात कर रहे हैं, कोई भी डिलीवरी पार्टनर वाली कंपनी होती हैं, या कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन का, उन कंपनी में अगर आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प मिलेगी। लड़िए मत, मैं नहीं कह रहा हूँ लड़िए, बट आप क्वेश्चंस तो कर सकते हैं ना कि आपको डाउट है, और हमेशा आप उनसे बोलिए कि मैं क्वेश्चन, अगर मान लो जेन्युइन कंपनी में, मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या ब्लिंकिट हो गया, कोई भी कंपनीज है, अगर वहाँ पर अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं तो आप उनको ये बता दीजिए कि सर मैडम एक्चुअल में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करिए, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो पर्सन जेन्युइन है। क्योंकि मोस्टली अगर वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट में अगर नंबर है वो फ्रॉड नहीं होते हैं। बट आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि बात कैसे करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा बात कैसे, क्रॉस क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आप फ्रॉडस्टर के सामने फंस जाएंगे। क्योंकि लोग बहुत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मुझे खुद आते हैं कॉल्स, बट इतना मैं बात कर चुका हूँ, मुझे आइडिया हो गया कि किस तरह बात करना हो। बट वो सिखाने से नहीं होता, वो होता है कि प्रैक्टिस से होता है, कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो कैसे करना है। बट किस किस तरीके से फ्रॉडस्टर बात करते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करें कि किस किस तरीके से टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वही मैं आपको टीच करना चाह रहा हूँ। बट उनसे कैसे, अगर मान लो फंस ही गए हैं, बात करना ही पड़ रहा है उनसे, तो कैसे बात करना है वो चीज़ आपको थोड़ा सा, आप नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चंस करिए, उनकी जेन्युइनिटी पोलाइटली क्वेश्चंस करिए, उनसे पूछिए कि ऐसी चीज़ है। बल्कि अगर आप जेन्युइन लोग से बात करेंगे, जब भी कोई भी कस्टमर केयर में कंपनी नंबर पर है, उनसे अगर आप फ्रॉड की बात करेंगे ना कि ऐसा फ्रॉड है, उन लोग बल्कि टिप्स देंगे आपको। कि कंपनी क्लियरली बोलती है एम्प्लॉयज़ को जो कस्टमर केयर में, कि अगर कभी भी इस तरह कॉल आए, आप प्लीज़ उनको टिप्स दीजिए कि कंपनी कभी भी OTP नहीं मांगेगी, आपका कोई डिटेल्स नहीं मांगेगी। अगर मांग भी रही है ना, तो आपको पूरी डिटेल्स देगी कि आपने ये ऑर्डर किया था, ये चीज़ है, आपको पूरा A to Z डिटेल्स देगी इस तारीख को, और आपको ऑनलाइन दिखाएगी भी कि हर चीज़ आपने कहाँ कहाँ ऑर्डर की थी। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर आप कुछ कहीं से भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ब्लिंकिट से आप ऑर्डर करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका ऑर्डर ऑन द वे लिख कर आता है कि आपका ऑर्डर यहाँ पहुँचा है, इस तरह। और जब फ्रॉडस्टर रहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो लोग डायरेक्टली आ जाते हैं और OTP मांग लेते हैं। उसमें आप फ्री में अगर OTP देंगे तो प्रॉब्लम है ना। तो इसी को फेक कस्टमर केयर, जो मैंने एग्जांपल दिया था उस लड़की का, वो फेक कस्टमर केयर का एग्जांपल दिया था। इसीलिए मैं ये बोलूँगा, बात तो करना, चलो ठीक है, वो तो सीखना रहता है, बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन पर ट्रस्ट नहीं करिए कस्टमर केयर पर, बट कस्टमर केयर नंबर पे ट्रस्ट मत, कस्टमर केयर नंबर उन्हीं वही वाले नंबर पर ट्रस्ट करिए जो कंपनी की वेबसाइट में है, चाहे वो कोई भी हो। जो मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ब्लिंकिट मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, और भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भी जाइए। फ्लिपकार्ट इनके जो वेबसाइट के अंदर नंबर है वो उन्हीं पर ट्रस्ट करिए, तो ही ठीक है। क्योंकि कंपनीज तक खुद बोलती है कि हमारी वेबसाइट में जाकर वेरीफाई करिए, उसके बाहर का जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और सही बोलती हैं।
गलत नहीं बोलती, और पूरी दुनिया का ठेका कोई नहीं ले सकता। इसलिए मैं बोलूँगा कि बाहर के नंबर जो रहते हैं गूगल में लिख रहते हैं, सब पे कॉल मत करिए, सब पे मैसेज मत करिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अब आता है रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड। रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड जो मैंने बताया था कि फ्रेंड रिलेटिव के साथ जो हुआ था, कि पूरा रिमोट एक्सेस हुआ था लिंक के थ्रू, उसी के बारे में बात किया था कि उनके 2 लाख रुपए चले गए थे अभी कुछ देर पहले, जो मैंने डिस्कस किया। तो वही रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड है। और अब कुछ इसमें लास्ट में मैंने सब कुछ कवर तो कर ही लिया है। अब कुछ कुछ चीज़ें टेक्निक्स बताता हूँ कि उन लोग किस तरह से बात करते हैं। जब आपको कॉल आएंगे तो उसमें कुछ कुछ टेक्निक्स मैंने प्रिपेयर करी थी, जो मैंने सोचा है उसको मैंने लिख कर रखा था, उस वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फ्रॉडस्टर दिमाग से कैसे खेलते हैं, वो आपको बोलते हैं अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करा, ओटीपी नहीं दिया, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। वो इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे अगर जब भी ओटीपी या वेरिफिकेशन की बात होगी। बोलेंगे पार्सल रोक दिया गया है क्योंकि आप ओटीपी नहीं दे रहे हैं, वेरिफिक अपने केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, अपनी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ में सेंटेंस यूज़ करेंगे। आप लॉटरी जीत गए हैं, आप लॉटरी जीत गए हैं, आपको कॉल आएगा इतनी लॉटरी जीत गए हैं, उसके लिए आपको पर्टिकुलर आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, बट आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। 10,000 पे करेंगे क्योंकि आपका लकी ड्रॉ निकला है, इतना सिक्योरिटी अमाउंट टाइप से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको इतने दिनों में पैसा मिल जाएगा। जहाँ आपने करा पैसा जमा करा, 10,000 भी गए और 2 करोड़ रुपये तो वो तो बेवकूफ़ बना ही रहते हैं। इन चीज़ों में मत आइए, क्योंकि आपको कोई बोल रहा है आप लॉटरी जीत गए कॉल कर रहा है, वो फ्रॉड ही है। इस चीज़ें मत आइए। आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, ये बोल रहे हैं, तो केवाईसी एक्सपायर हो गया तो जैसे मैंने बोला कि उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, उससे फ्रॉड हो सकता है। तो कभी भी कोई आपको कॉल करे कि केवाईसी हो गया, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, कहते कोई इशू नहीं, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा अर्जेंट में हूँ। उस बैंक कस्टमर केयर उस वेबसाइट में जाइए, बैंक के कस्टमर को कॉल करिए, या फिर कोई रिलेशनशिप मैनेजर को आप जानते हैं ऑलरेडी उस बैंक के, उनको कॉल करिए, उनसे बोलिए कि मुझे ऐसा कॉल आया था, क्या सही है कि नहीं है। वो हमेशा ना ही बोलेंगे क्योंकि बैंक ऑनलाइन केवाईसी कभी नहीं करता, वो हमेशा बुला करता है। तो बोलेंगे आप टेंशन मत लीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए नंबर को, क्योंकि फ्रॉड है। क्योंकि अगर केवाईसी करना होगा ना, मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा और बैंक में आकर आपसे केवाईसी करवाऊँगा, ना कि आपसे इस तरह की हरकतें करवाऊँगा। सिंपल सी बात है। एक और चीज़ है कि बोला जाता है कि आपके नाम से लोन अप्रूव्ड हुआ है, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं फ्रॉडस्टर की तरफ से, कि आपके नाम से लोन अप्रूव हुआ है, आपको इतना लोन मिल रहा है, तो आप ले लीजिए, आपको बहुत कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, आपका लकी ड्रॉ टाइप से लोन मिल रहा है। वो भी फ्रॉडस्टर के टाइप की चीज़ें रहती हैं, इसमें मत आइए। एक और चीज़ होती है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है आपके नाम पे है, तो कभी भी इस तरह की चीज़ होती है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके पुलिस रजिस्टर्ड हुई है, तो बोले ठीक है, आप किस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, किस लोकेशन से बोल रहे हैं, आप बताइए, मैं खुद आ जाता हूँ। या फिर आपको ये भी नहीं बोलना, आप कहें ठीक है मैं वो कॉल करता हूँ, ब्लॉक मत करिए नंबर को, रहने दीजिए। जैसे फ़ोन उनको बोले मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैं 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ बहाना कर दीजिए उनसे। और जाइए, हर पुलिस स्टेशन में साइबर पुलिस रहती है, वहाँ पर उस नंबर को रजिस्टर करवाइए, उनको बोलिए कि मुझे इस तरह कॉल आया था, आप प्लीज़ नंबर लिखकर FIR लिखवा दीजिए। तो लोग FIR लिख देंगे ताकि बाकी लोग बच सकें और आप भी बच सकें। अब इसके लिए पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली कुछ आई थिंक पता नहीं 2 करोड़ या उससे ऊपर कुछ, शायद मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, बट कुछ डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, आपने शायद सुना होगा अभी। वो न्यूज़ क्या थी
कि कुछ एक बेटा था, उसके पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में रहते थे, उन्होंने पैसा ऐसा अच्छा कमाया था, सब कुछ जो भी जितनी पूंजी थी सब कुछ बैंक अकाउंट में रखी थी। बट बात है कि एक और पर्सन ने उसको कॉल किया जो फ्रॉडस्टर था। वो उनसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, अच्छे से 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन बात किया, एक बॉन्डिंग क्रिएट करी। बात करते करते उन्होंने कुछ उसने ऐसे कुछ बात करी और बोला कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि आपने का ये कुछ बैंक की तरफ से पेंडिंग है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह करके उसको ब्लैकमेल करा गया। और अगर आपको बचना है तो इतने पैसे आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह वो बेचारे बूढ़े, और अगर आपने अपने घर में बताया तो भी आपको घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इमोशनली ब्लैकमेल करा गया। इस तरह की न्यूज़ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने भी कहीं पर देखी थी इस तरह की, और न्यूज़ में चैनल में भी आ रही थी अभी रिसेंटली। वो क्या, उनके वो फिर बहुत बड़ा अमाउंट जो था उनके बैंक अकाउंट से, उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे पूरा पैसा उनके अकाउंट से ले लिया गया। तो इसमें मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, कभी भी कोई बोलता है कि मैं डिजिटल अरेस्ट आपके नाम पे निकला है, और डिजिटल मतलब ऑनलाइन अरेस्ट टाइप से कॉल कॉल करके आपको अरेस्ट की बोलते हैं, आप बोलिए ठीक है, ओके, आप मैं आपको कॉल करता हूँ, डरिए बिल्कुल मत हो जाइए, आप जाइए नियर बाय पुलिस स्टेशन, वहाँ पर कंप्लेन करिए, इस नंबर से कॉल आया था। क्योंकि कभी भी ऑनलाइन कोई भी अरेस्ट नहीं होता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जितना मुझे पता है, तब मैंने उसके बारे में समझाया है, कुछ नहीं होता है ऑनलाइन। कोई आपको इस तरह धमकी दे रहा है, कुछ भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप जाइए, हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम वाली पुलिस का अलग से रहता है, पुलिस स्टेशन रहता है, उसके से जुड़ी ही साइबर क्राइम की छोटी सी बिल्डिंग रहती है, वहाँ पर 3-4 पुलिस वाले बैठे रहते हैं, आप जाकर उनको कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि एक 1930 नंबर है साइबर क्राइम का, वहाँ पर भी आप कॉल कर कर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। ये भी नंबर गवर्नमेंट ने ही दिया है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये चीज़ गूगल में मिल जाएगा, आप साइबर क्राइम की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर भी ये नंबर लिखा होगा, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस देखो, कभी क्या रहता है, बट 1930 में आप, मैंने जितना सुना है कि अगर कॉल करो तो कभी बिजी रहता है, अगर वहाँ नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली चले जाइए पुलिस स्टेशन और वहाँ कंप्लेन कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करेंगे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, हो सकता है वो फिजिकली आपके साथ कुछ हार्म भी कर दें कहीं ना कहीं से, अगर आपकी बहस हो गई कोई रीज़न से, तो इट्स बेटर आप कंप्लेन कर दें। तो इसलिए डिजिटल अरेस्ट जो चीज़ें हुई थी और पैसे ले लिया गया था ब्लैकमेल कर कर, वो सही अच्छी घटना थी, इसलिए इट्स बेटर। और इस तरह बहुत घटना हो रही है डिजिटल अरेस्ट के नाम पे, इससे बचकर रहिए और साइबर क्राइम को कंप्लेन करिए, 1930 में कंप्लेन करिए, वहाँ पर अगर नंबर बिजी आ रहा तो इन मेन टाइम आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन। और अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेन भी करना है तो साइबर क्राइम के नाम से अगर वेबसाइट गूगल में डालेंगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर भी आप डिटेल्स सब कुछ डालिए, उसमें कोई जो भी वो पूछते हैं लोग कि किस तारीख को किस नंबर से कॉल आया था, अ, क्या कंप्लेन है, सब कुछ डालिए। अगर आप डिटेल्स डालेंगे विद प्रूफ ना, और किस टाइम पे कॉल आया था, हर चीज़ उसमें डालनी आती है, और सबमिट कर देंगे तो एक ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो जब आप जाकर बात करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा कि हाँ मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर दी है, ये भी कर दी है, आप प्लीज़ एक्शंस लीजिए, ताकि लोग फिर से वैसा गलत ना करें और बाकी किसी और के साथ भी गलत ना करें। तो आप कंप्लेन करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट बनाया है और बोला है कि कोई कितने साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो जितने भी फ्रॉड, जो भी, खासकर ये फ्रॉड नहीं, कोई भी टाइप का फ्रॉड हो तो इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेन से रिलेटेड ये था, जो रियल लाइफ स्टोरीज आज का मैंने न्यूज़ देखी थी उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद होता है कि वो आपको बोलते हैं रिलेटिव इमरजेंसी में है, आप मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हैं, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज है, आप तुरंत 50,000 रुपये या लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको इस तरह कॉल आएगा तो आप खुद डर जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार मेरा भाई या बहन इमरजेंसी में है, एक्सीडेंट हो गया, पैसे ट्रांसफ़र कर, तो लोग इस तरह की इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। वो कहता है, ये भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, और अब मैं फ्रेंड और रिलेटिव मैं बोल सकता हूँ
कि फ्रॉडस्टर ने उस दोस्त की बहन को कॉल किया और बोला कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो आपके घर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, वो बहुत दूर है, आप तुरंत आ भी नहीं सकती, बट आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूँ और वो ठीक हो सके टाइम पे। वो डर गई बेचारी ने, उसने पूरा पैसा 70-80 हज़ार रुपये जितना था वन शॉट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लॉक, नंबर नंबर भी नहीं लग रहा और ब्लॉक हो गया, वो पैसा गायब। ऐसी गलती उसके बाद उसने क्या करा, उसने जब उस दिन वो कॉल किया अपने भाई को, तो उसका भाई आराम से देखो दोस्त का खेल वेल रहा था, घूम फिर रहा था, उसको वो टेंशन नहीं थी और उसका 70-80 हज़ार रुपये चले गए उस के बहन के। ये रियल लाइफ में एग्जाम्पल घटना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अजम्पशन बेसिस में, ये चीज़ हो चुकी है। इस तरह सिचुएशन में जब भी कोई भी अगर आपको कॉल आता है कि आपका रिलेटिव भाई बहन कोई भी अगर इमरजेंसी में है, उनका फ़ोन बोले कि ठीक है अपने आप काम डाउन करिए, उनको बोले कि अब मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करती हूँ। हम्म, मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाऊँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तुरंत उस पर्सन को कॉल करें जिसके बारे में बोल रहा है कि कौन रिलेटिव है, कोई उनसे पूछ लीजिए कि ऑब्वियसली लोग बताते हैं कि आपका भाई है, ये नाम है, इस तरह का। आप उसको या कोई भी भाई भाई बस बोल रहे हो तो आप जो भी नियर बाय ये उनको कॉल करो, पूछ लीजिए कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, या बहन है तो कब ठीक हो कि नहीं हो। अगर बोले ठीक है ना, तो उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ वो पैसा लेकर आपको ब्लॉक करें, आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, या ब्लॉक करने से पहले उस नंबर को रखिए, फ़ोन में तो उठाइए दोबारा, कितना भी करें उस नंबर को जाकर साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दीजिए, बताइए कि ये चीज़ थी, इस तरह का बोला जाता है। बट कभी भी अर्जेंसी में पैसा मत दीजिए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना भी अर्जेंसी क्रिएट करें, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह सिचुएशन होती है तो आप सिंपल से खुद वेरीफाई करिए ना कि उस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फ़ोन लग ही नहीं रहा है उस नंबर को, कंटिन्यूसली आप 100 बार ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा, 200 बार ट्राई कर रहे हैं नहीं लग रहा है, तो फिर आपको मन में लगता है कि हो सकता है शायद सच बोल रहा हो, कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ बोल सकता है। बट अभी भी इस तरह सिचुएशन है, आप उसको कॉल करो, वेरीफाई करिए। और अगर फिर भी हो रहा है, अगर आप पैसा मत दीजिए, कोई भी इस तरह सिचुएशन हो रही है, आप को बोल रहे हैं कि आप पैसे ट्रांसफर नहीं, तो उसको कुछ हो सकता है, ये वो चीज़ें बोल रहे हैं, आप सबसे पहले पूरी उनका फ़ोन कट करिए, बोलिए कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था, बोल रहे कि इस तरह की चीज़ें हैं। आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं ये नंबर फ्रॉड का नंबर तो नहीं है। कि अगर भले हो सकता है कि देखो कि आपके भाई बहन का कुछ एक्सीडेंट हुआ भी ना हो, बट बात है कि आउट ऑफ नेटवर्क एरिया के कारण उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तो आपका मन में डाउट ऐसा क्रिएट हुआ कि वो जो फ्रॉडस्टर बोल रहा था सही बोल रहा था क्या, सही में तो एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो इट्स बेटर कि जब भी कभी कोई फ्रॉडस्टर कॉल करता है, उसका नंबर हमेशा साइबर क्राइम पास रहता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कंप्लेन हो रखी रहती है, एक नंबर से 100 लोगों को कॉल कर ही जाता है। आप तुरंत 1930 में कॉल करिए, या फिर पुलिस स्टेशन जाइए, या वेबसाइट में जाकर चेक करिए, कुछ भी हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर नंबर दीजिए, उनको बोलिए पूरी स्टोरी बताइए अपनी, क्या ये चीज़ हुई है और इस तरह बोल रही हैं, और मैंने भाई को भी कॉल किया था, बहन कॉल किया था, उनका नंबर नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। उन लोग बता देंगे, उन लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, वो फ्रॉडस्टर से ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं। उन लोग बता देंगे आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए। उन लोग खुद ट्राई करेंगे आपके भाई को कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर जो होना है तो हो ही गया ना, हो। आप मान लो कोई बोला 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो आप तुरंत वैसे ही चले जाएंगे, या कोई बोला 1000 किलोमीटर, तो तुरंत तो वैसे ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। थोड़ा सा काम डाउन रहिए, हो सकता है फ्रॉड बनाने चक्कर में आपका पैसा भी चले जाए और वो भी ठीक रहे। तो कहीं भी पैसा देना ही नहीं, किसी भी हालत में पैसा तो देना ही नहीं है, बस ये बात है ये चीज़। और मुझे अभी इसमें तो मैंने लिखा नहीं, बट बात है कि मुझे अभी और चीज़, लाइक और टाइप का फ्रॉड होता है, फ़ोन हैकिंग टाइप का फ्रॉड होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेटिव ने मैसेज किया है कि मुझे अर्जेंसी है, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, 10,000 मैं इतने दिन में दे दूँगा। फेसबुक में कोई पर्सनल मैसेंजर से आपको मैसेज आया, या व्हाट्सएप में कोई फेसबुक से इंस्टाग्राम से मैसेज आया कि मुझे मैं ये बोल रहा हूँ, नंबर नाम तो लिखे रहता है, जितना पैसे चाहिए, आप कभी भी पैसा मत दीजिएगा। मैं आपको फिर से बोला, पैसा मत दीजिएगा। आप सिंपल सी बात है, उस रिलेटिव को नंबर तो हो गई आपका,
कॉल करिएगा, बोलिएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है क्या, पूछिएगा उनसे। क्योंकि अगर पैसे की ज़रूरत है वो फ़ोन में ही बोलेंगे ना। 99.9% 100% टाइम में वो फ्रॉड रहता है। फ्रॉड कैसे होता है कि जैसे मैंने सोशल मीडिया हैक के बारे में बताया था कि सोशल मीडिया आपका हैक कर लिया जाता है, वैसे ही होता है कि फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में जाकर चेक करते हैं जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ना, और तो उनका सोशल मीडिया पूरा हैक कर लेंगे। हैक करने के बाद वो कोई भी फ्रेंड्स जो हैं उस पर्सन के, उनको मैसेजेस करना चालू करते हैं ऐसे बहुत सारे कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, घर में प्रॉब्लम हो गई है, एक्सवाइजेड, कोई इमोशनल ड्रामा कर कर देखो पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसने करा भी ना हो, उसका फेसबुक हैक हो गया हो या इंस्टाग्राम हैक हो गया हो, वहाँ से फ्रॉडस्टर मैसेज कर रहा है हैक कर कर। तो इट्स बेटर आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। और सेकंड चीज़ है कि इसका ये प्रूफ ये भी है कि बहुत सारे लोग जब भी आप देखें फेसबुक में लिखते हैं क्लियरली पोस्ट में कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, अगर इस अकाउंट से कोई पैसे की रिक्वेस्ट कोई मांगता है तो प्लीज़ इग्नोर करें, उसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। वो लोग लिखते हैं सेफर साइड के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो हैक हो जाता है जब भी है ना, तो कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड को कंटिन्यूसली चेंज करें, क्योंकि आजकल कोई भी हैक करने की कोशिश करता है तो भी आपको रिमाइंडर्स आते रहते हैं ईमेल्स में या फिर कि आपका पासवर्ड हैक हो गया, कुछ भी तुरंत अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करें। एक चीज़ हो गई। और मैं इसके बारे क्या डिस्कस करूँ, कभी भी अगर मान लीजिए आपको बोलते हैं कि कोई भी पैसा रिसीव हुआ है, इस तरह के फ्रॉडस्टर भी और भी जो अभी मुझे याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, कि बाकी जो मैंने नोट्स बनाए थे पूरे सब कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ आपको। अब जो मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कोई मैसेज आता है कि आपको 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं। इस मान लीजिए आपने किसी को उधारी दिया था, हाँ, और आप बोलते हैं 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो लोग कभी कभी बेवकूफ़ इस तरह बनाते हैं कि आपको सेम टू सेम मैसेज है ना वो एडिट कर कर दे, पेस्ट कर देंगे आपके मैसेज बॉक्स में। होगा क्या कि आपको लगेगा कि यार मैसेज आ गया है ना, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी को दिया, हाँ, सामने वाले को पे करना था, हाँ, सामने वाले ने पे करा, पे नहीं करा, आपको सिर्फ एक मैसेज कर दिया मैसेज में, व्हाट्सएप में नहीं, नॉर्मल मैसेज में मैसेज कर दिया कि इतना अमाउंट रिसीव हो गया है इस अकाउंट में, इसने भेजा है इस डेट को। इसको एडिट भी करा सकता है। अपन को लगा कि यार मैसेज तो आ गया है तो पैसा रिसीव हो गया, ऐसी गलती मत करिए। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो आप तुरंत कोशिश करिए कि जगह बैंक अकाउंट में चेक करें, बैंक अकाउंट में चेक करें कि वो पैसा एक्चुअल में आया कि नहीं आया। सिंपल सी बात है, तो ही वेरीफाई करें। और वेरीफाई करें तो ही आप सेफ रहेंगे। अगर आपने वेरीफाई नहीं करा, आप ट्रस्ट के बेसिस में चले गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इन एंड आउट यही बोलना चाहूँगा, अगर जितनी भी डिस्कशन की हम, चाहे आपको रिलेटिव कॉल आ रहा हो या कोई फ्रॉडस्टर कॉल आ, कोई भी पर्सन हो, आपको नहीं पता कौन कैसा है या किसका फ़ोन हैक हो गया है या क्या हो गया है, आप डाउट थोड़ा क्रिएट करना चालू करिए कि ये डिजिटल फ्रॉड है, बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली, हर सिटी में बढ़ता जा रहा है। बहुत बेचारे मासूम लोग इसमें पिसते जा रहे हैं, उनका पैसा ज़्यादा रहा, हार्ड अर्ड मनी जो है। आप कितना पैसा कमा लिया, अगर आप डिजिटल फ्रॉड के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इसके अवेयरनेस, जो भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इसलिए शेयर मत करिए कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए शेयर करिए ताकि उनके साथ ये डिजिटल फ्रॉड ना हो सके। मैं उनके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब मेरे पहचान वाले के साथ हो गया था तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मुझे भी डर बैठा था कि मुझे खुद नहीं। इसलिए अननोन नंबर से कहीं भी स्पैम कॉल्स आते हैं उनको मत उठाइए, हैं? कोई भी अननोन लिंक्स में मत क्लिक मत करिए, लिंक्स में क्लिक मत करिए। खासकर एपी के फाइल जो भी लोग सेंड करते हैं, एपी के फाइल्स के नाम से रहता है, वो हमेशा जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा या सिस्टम हैक हो जाएगा। इसलिए अननोन व्हाट्सएप ग्रुप, अननोन टेलीग्राम्स में
अगर आपको इस तरह के आप APK फाइल आती हैं .apk के नाम से, उस ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार होता है गलती से भी टच हो गई है ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स बेटर ऐसे ग्रुप्स को मत ज्वाइन करें। ज्वाइन हो गए तो अगर कोई बार बार मैसेज कर रहा है इस तरह ग्रुप्स में या पर्सनली, उनको ब्लॉक कर दीजिए, या ग्रुप से अलग हो जाइए, या उस पर्सन को अलग कर दीजिए, या खुद भी हट अलग हो जाइए। तो और इन एंड आउट ये बोलूँगा, कोई भी अननोन लिंक्स में मत क्लिक करिए। और भी टाइप के होता है कि बात है कि इस तरह का मैंने रिसेंटली सुना था कि ये तो APK फाइल तो बहुत फेमस हो गए थे कि फ्रॉड से यूज़ करते हैं। आजकल करते हैं क्या करते हैं, शादी का इनविटेशन कार्ड भी APK फाइल में दे देते हैं। ये तो APK फाइल हो गई। सेकंड चीज़ है कि इमेजेस फॉर्म में भी JPG फॉर्म में इमेजेस रहती है, अगर उसको भी आप क्लिक करेंगे, उससे भी आपका फ़ोन हैक होने, उन लोग इस तरह का वायरसेस करके रखते हैं फ्रॉडस्टर, कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका पैसा निकल सकता है। इट्स बेटर सो कि अगर आप जाकर फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे ना, तो इसमें ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में, उसको ऑफ करके रखिए। उसको ऑफ करके रखेंगे तो हो क्या कि आपका कोई भी जो इमेज आती है, कोई भी चीज़ आती है व्हाट्सएप में इमेज के रूप में, वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि एक बार डाउनलोड हो गई ना और उसमें अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई। इट्स बेटर ऑटो डाउनलोड ना हो। और सेकंड चीज़, कोई भी इस तरह की चीज़ आती है उसको रैंडमली खोलिए मत, कोशिश करें। खासकर APK तो को बिल्कुल नहीं खोलना है। .apk मैं फिर से बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा, .apk को बिल्कुल टच मत करिए। नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, साइबर क्राइम में कंप्लेन करिए। और जो भी अननोन नंबर से इमेजेस आते रहते हैं आपको, कोई भी किसी तरह के इमेजेस होते हैं, उसको भी मत ओपन करिए। उसमें भी वायरसेस हो सकते हैं, फ़ोन हैक हो सकता है। और रैंडम, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, रिक्वेस्ट आती है जिनको आप जानते नहीं, तो उनको कोशिश करिए उनसे, उनकी फ्रेंड को एक्सेप्ट मत करिए। उन लोग अकेले में कोई बुला रहे हैं आपको मिलने के लिए, बोल रहे हैं कि पार्टीज में मिलना है, वहाँ पर यही चीज़ होगी, वहाँ पे सब फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ आपको लूटा जा सकता है कोई अननोन प्लेसेस में आकर। इसलिए रैंडम लोग से अकेले ना जाएं मिलने। जाना है बहुत सारे लोगों को लेकर जाएं, अकेले ना जाएं। तो ये सब चीज़ों का सावधानी रखें, और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें, और इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें, ताकि आपको थोड़ा फाइनेंस की अवेयरनेस हो, फ्रॉड की अवेयरनेस हो। क्योंकि मैं कितना भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बता दूँ, कितने भी फाइनेंस की नॉलेज दूँ, कितना भी टिप्स दे दूँ कि पैसे कैसे कमाना, पैसे सेव करना है, सब कुछ बता दूँ, बट अगर आपको फ्रॉड की नॉलेज नहीं रहेगी तो आप मान लो 1 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये भी कमा लें तो भी आपका पैसा पूरा लॉस हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फ्रॉड से रिलेटेड भी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से सबसे विनती है, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर अपने माता पिता को और उन लोगों को जिनकी एज 50 अबव हो चुकी है, 40 अबव हो चुकी है, उनको ही, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है। इस चैनल प्लीज़ कमेंट करिए, और ये क्योंकि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जो लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि बहुत दुख होता है कि हार्ड अर्न मनी, इतनी मेहनत करके जो कमाते हैं वो लॉस हो जाता है। तो फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सावधान रहिए इन चीज़ों में। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं जो अश्वनी बघेल के नाम से है। और मेरे यूट्यूब चैनल भी है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशंस में आप क्लिक करेंगे तो आपको बार बार आपको नया वीडियो जब आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट कर बता सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, आपको जो भी फील हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे को अच्छा लगेगा और एक प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि सही इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज प्रोवाइड करूँ, ताकि नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले, और इस तरह की अगर अवेयरनेस मिले ना तो फ़ायदा लोगों को। तो बी केयरफुल, बी सेफ guys, and that's all I want to say. Thank you so much.